तो 1857 या 1857 का जो रिवॉल्ट है वो टॉपिक है अपना मॉडर्न हिस्ट्री में। 1857 का रिवॉल्ट या 1857 का विद्रोह, ये आधुनिक भारत का टॉपिक है और ये हमारा आज का टॉपिक है। 1857 का रिवॉल्ट या 1857 का विद्रोह, ये देखना है हमें, आधुनिक भारत की बहुत बड़ी घटना। तो 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध। 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। इसमें क्या हुआ? अंग्रेजी कंपनी ने क्या किया? बंगाल को जीत लिया। अंग्रेजी कंपनी ने बंगाल को जीत लिया। इस समय जो बंगाल था, इस बंगाल में, इस समय का जो बंगाल था, इस बंगाल में बिहार शामिल था, उड़ीसा शामिल था और आज का पश्चिम बंगाल शामिल था और आज का बांग्लादेश शामिल था। बांग्लादेश शामिल था। कितना बड़ा एरिया ये था। यानी उस समय जो 1757 में जो बंगाल था, वो बंगाल आज का क्या था? आज का बिहार, आज का उड़ीसा और आज का पश्चिम बंगाल, ये क्या थे? इसमें शामिल थे, जिसको क्या कहते थे? बंगाल कहते थे। क्या हुआ? जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो इसकी मृत्यु के बाद जो मुगल शासक आए वो कमजोर शासक थे और वो अपने जो विस्तृत साम्राज्य था भारत का, मुगल साम्राज्य, उस पर अधिकार या उस पर कंट्रोल करने में असफल रहे। और बंगाल एक संपन्न प्रदेश था। बंगाल एक ऐसा प्रदेश था, यहां से जो व्यापार होता था, विदेशी व्यापार, समुद्र के रास्ते से बहुत ही संपन्न व्यापार होता था। और बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के जो नवाब थे, जिनमें से नाम आता है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां और इसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में क्या हुआ? बंगाल एक संपन्न प्रदेश बन गया। बंगाल एक संपन्न प्रदेश बन गया। यहाँ की जनसंख्या भी लगातार क्या हो गई? बढ़ती चली गई। मुर्शीद कुली खां और इसके अन्य जो उत्तराधिकारी थे आगे के, इनके शासनकाल में बंगाल में शांति का काल रहा। शांति यानी कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई विद्रोह नहीं हुआ, जिस कारण जो व्यापारिक स्थिति क्या हो गई? बंगाल की परिवर्तित हो गई और बंगाल एक संपन्न प्रदेश बन गया। अब 1757 में नवाब 1756 में नवाब बनता है, 1756 में नवाब बनता है सिराज उद दौला। 1756 में नवाब बनता है सिराज उद दौला, जो कि अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी था। जो अली वर्दी खां का क्या था? उत्तराधिकारी था, वो नवाब बनता है। अब 1756 में जब सिराज नवाब बनता है, तो सिराज के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में विवाद उभरकर सामने आते हैं। इन विवादों की पृष्ठभूमि में क्या होता है? युद्ध होता है प्लासी का, जिसमें बंगाल पर अधिकार हो जाता है। और इस बंगाल पर अधिकार करने के बाद 1757 से लेके 1857 के बीच में 100 वर्षों का समय काल है। इन 100 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश का ऐसा शासन हुआ जिसके बदले में भारतीय जो प्रतिक्रिया थी, वो प्रतिक्रिया थी 1857 के विद्रोह की या 1857 के रिवॉल्ट की। यानी 1757 से लेके 1857 के बीच में ये 100 वर्षों में जो नीतियां उन्होंने अपनाई, जो पॉलिसी अपनाई, उन पॉलिसी का परिणाम क्या था? 1857 का विद्रोह था। इस विद्रोह की रीजन अलग थी, कारण अलग थे, कई सारे इनके कारण थे। 1857 के विद्रोह के जो कारण थे, उनमें से पहला जो कारण आता है, वो कारण आता है राजनीतिक कारण। 1857 के विद्रोह के अगर हम कारणों पर चर्चा करें, तो इसका जो कारण आता है, वो पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में ये था कि 1757 के पहले तो भारतीय राजा थे। इसके बाद क्या हो गई? कंपनी सर्वे सर्वा हो गई और कंपनी क्या बन गई? किंग मेकर बन गई। और कंपनी क्या करती थी? राजा बनाती थी। राजनीतिक कारणों में कंपनी ने क्या किया? अपने राजा बनाए और उन राजाओं का प्रयोग किया आर्थिक दोहन के रूप में, या कह सकते हैं कि भारत में जो धन का बहिर्गमन हुआ, जो कंसेप्ट दिया था दादा भाई नौरोजी ने, अन्य नेताओं ने, वो धन के बहिर्गमन के लिए क्या किया? इनका प्रयोग किया। राजनीतिक कारणों में दो यहां पर सिद्धांत बहुत ज्यादा पॉपुलर या फेमस हुए। एक हुआ लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत, और एक सिद्धांत यहां पर था बेलेजली का, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि। इसके माध्यम से क्या हुआ? पहला कंसेप्ट ये था लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत,
इसमें यह कहा गया कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, धीरे धीरे भारत के जो क्षेत्र थे इन क्षेत्रों को, इन रजवाड़ों को या इन राजाओं के क्षेत्रों को व्यक्त करने का सिद्धांत किया, लैप्स करने का काम उसने किया। और उसने कहा कि ऐसा राजा जिसका कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, और अगर वो दत्तक पुत्र गोद लेता है तो उसकी मृत्यु के बाद यह क्षेत्र उसके दत्तक पुत्र को ना मिलकर कंपनी को मिल जाएगा, कंपनी को मिल जाएगा। तो इस व्यपगत के सिद्धांत से क्या हुआ, जो भारतीय राजे रजवाड़े थे वो क्या हो गए, अपने क्षेत्रों से बाहर होने लगे। दूसरा था बेलेजली की सहायक संधि। बेलेजली की सहायक संधि ऐसी थी कि ये राजाओं से या नवाबों से सहायक संधि करते थे। सहायक संधि में ये कहते थे कि आप सेना ना रखें, सेना हमारी है, आप खर्चा दें बस सेना का, आप खर्चा देंगे और आप पर अगर कोई युद्ध करता है तो हमारी सेना आएगी, आपकी तरफ से लड़ेगी और आपको सपोर्ट करेगी। अब धीरे धीरे ये हुआ कि जिन राज्यों ने सहायक संधि अपनाई उनकी सेना खत्म हो गई। सेना खत्म हुई तो जब इन राजाओं का संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ अंग्रेजी शासकों के साथ, तो यहां पर इनके पास सेना थी ही नहीं। जब सेना नहीं थी तो ये क्या हो गए, हारने शुरू हो गए। जब हारने शुरू हुए तो धीरे धीरे अंग्रेजों का क्या बना, या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बना, यहाँ पर प्रभाव तेजी से बढ़ा। दूसरी बात ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी भारत के बाजार को एकीकृत करना, मार्केट को क्या करना, कंबाइन करना, क्योंकि इस समय भारत में हर जगह रियासतें फैली हुई थी और इन रियासतों के नियम अलग थे। नियम क्या थे, अलग थे। और जो ब्रिटिश से या ब्रिटेन से जो तैयार माल आता था, ब्रिटेन के कारखानों से जो माल भारत के मार्केट में आता था, उस माल पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। ये चाहते थे बाजार एकीकृत हो और इनकी कंपनियों को क्या हो, फैक्ट्री को क्या हो, ज्यादा लाभ यहाँ पर प्राप्त हो। तो इन बाजार को एकीकृत करने के लिए क्या किया गया, इनके द्वारा ये सब प्रपंच या षड्यंत्र रचा गया। अब इसके बाद एक कंडीशन ये बनी, इसके बाद एक कंडीशन ये बनी कि जो राजनीतिक कारण थे, इन राजनीतिक कारणों में क्या था, जो क्या नाम नवाब थे बंगाल के, ये सब नवाब पपेट्स के रूप में काम में आए। पपेट्स के रूप में कैसे आए, काम में आए। जैसे मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बना प्लासी के युद्ध के बाद, तो मीर जाफर को एक ऐसी बोली के रूप में यूज किया गया कि जितना पैसा वहां चाहिए ले लो। और मीर जाफर अंत में तंग होकर क्या करता है, गद्दी त्याग देता है। तो इन नवाब को क्या बना दिया, पपेट्स बना दिया। तो डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत और बेलेजली की सहायक नीति, इन नीतियों ने, इन पॉलिसियों ने क्या कर दिया, भारतीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी। साथ ही साथ क्या हुआ, डलहौजी ने अपनी व्यपगत नीति के माध्यम से जयपुर, संबलपुर, झांसी, जतारा, नागपुर जैसे क्षेत्रों को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। साथ ही साथ अवध का क्या कर लिया, विलय कर लिया। वाजिद अली शाह क्या था, अवध का नवाब था। और जो शुजा उद दौला, जो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दे रहा था, उसके समय वो क्या था, अवध का नवाब था। और बाद में वाजिद अली शाह के शासनकाल में क्या होता है, अवध का विलय हो जाता है कुशासन के आधार पर। ये कहा जाता है कि अवध की जनता कैसी है, परेशान है, किससे, नवाब से। तो हम क्या करते हैं, अवध का विलय करते हैं, जो कि अनैतिक था। अब बेलेजली की जो सहायक संधि थी, इस बेलेजली की सहायक संधि में, बेलेजली की जो सहायक संधि थी, इस सहायक संधि में भी ऐसा ही हुआ। डलहौजी ने क्या कर दिया, डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां छीन ली। और उपाधियां छीनने के बाद क्या किया, इनको गद्दी से उतार दिया। और गद्दी से उतारने के बाद क्या किया, इसमें मुगल बादशाह की पेंशन बंद कर दी। जो मुगल शासक था, इसकी पेंशन बंद कर दी। और मुगल शासक अब भी क्या था, भारतीय राजनीति का केंद्र था। भारतीय राजनीति का क्या था, केंद्र था। इसकी पेंशन बंद हो गई तो भारतीय जनमानस में एक कैसा रहा, एक अपमानित के रूप में सामने आया। और दूसरी बात, मुगल बादशाह को आदेश दे दिया गया कि आप लाल किला छोड़कर कहां रहो, कुतुब मीनार में आप रहो। तो ये क्या हुआ, ये भारतीय राजनीति में, या फिर इस समय ये राजनीतिक कारण थे कि लोगों ने इसको अपना अपमान माना कि अपमान किसका है, हमारा है। और दूसरा राजनीतिक कारण हम देखें तो इस समय बंबई में एक कमीशन आया था, जिस कमीशन का नाम था इनाम कमीशन। इनाम कमीशन ने लगभग 55,000 जागीरें जब्त कर ली। 55,000 जागीरें क्या कर ली, जब्त कर ली। और जो जमींदार थे वो कैसे हो गए, बेरोजगार हो गए, उनके पास कुछ नहीं रहा। कल तक जो जमींदार ऐश और वैभव के साथ जीवन जी रहे थे, अब वो कैसे हो गए, बेरोजगार हो गए, कुछ उनके पास नहीं रहा। अब जनता ने ये देखा कि इनके शासनकाल में हमारे जो माई बाप हैं, जो हमारे राजा हैं, वो सब क्या बन गए, भिखारी बन गए। तो हमारे तो इनके सामने कोई साथ है ही नहीं। तो जनता ने इनका साथ दिया। जब इन लोगों ने विद्रोह किया तो जनता ने क्या किया, इनका साथ दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन लोगों ने या अंग्रेजी शासक ने क्या किया, इसके बाद 3 पॉलिसियां भारत में लागू की लैंड रेवेन्यू की। ये प्रशासनिक कारणों में है। 3 पॉलिसियां क्या की, लागू की, जिनमें से एक थी स्थायी बंदोबस्त, एक थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त और एक थी महलवाड़ी बंदोबस्त।
एक थी स्थायी बंदोबस्त और एक थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त और एक थी महालवाड़ी बंदोबस्त। इन तीन पॉलिसियों से क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू जो था वो इन्होंने क्या किया, अपने पक्ष में करने का प्रयास किया और इन तीनों पॉलिसियों से क्या होगा, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और इसी समय क्या हुआ, इन्होंने वाणिज्यिक कॉमर्शियल एग्रीकल्चर क्या है, खेती भारत में शुरू करने का प्रयास किया, जिससे भारत में खाद्यान्न की समस्या संकट में आई या संकट में कहती खाद्यान्न समस्या सामने आई। इनको आवश्यकता थी कपास की, नकदी फसलों की, नील की आवश्यकता थी, तो ये क्या कर रहे थे, भारत में इनको प्रोत्साहन दे रहे थे, जिससे जो खाद्यान्न की समस्या थी वो क्या हो गई, भारत में सामने आ गई। अब इन तीन पॉलिसियों से तो किसान पूरी तरह से बर्बाद थे, खत्म हो चुके थे, कुछ नहीं था उनके पास। तो उन्होंने क्या कर दिया, खेती करना छोड़ दिया। स्थायी बंदोबस्त में क्या था, स्थायी बंदोबस्त में यहाँ एग्रीमेंट किया जाता था जमींदार के साथ, जमींदार के साथ एग्रीमेंट किया जाता था कि ये जमींदार की जिम्मेदारी है कि इस गांव से उसको टैक्स कलेक्शन करके हमें देना है। स्थायी बंदोबस्त में जो टैक्स का कलेक्शन होता था वो 10 वर्ष रखा गया कि हम क्या करेंगे, आप पर टैक्स लगाएंगे और 10 वर्ष के लिए आप फ्री हैं। ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में थी। परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटेन में था, शानदार तरीके से वहां काम भी कर रहा था। और यहाँ पर जो भारत में लागू किया गया परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त, ये 10 साल के लिए किया गया और कहा गया कि आप एक बार टैक्स दे दो और 10 साल के लिए फ्री है, जितना भी उत्पादन होता है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये लाभदायक भी था कि अगर हम एक वर्ष इनको टैक्स दे देते हैं और अगले 10 वर्ष में जो भी फसल उत्पादन होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, वो हमारी होगी। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया, एक नियम आया सनसेट का, जिसको कहा गया सूर्यास्त का नियम। ये सनसेट का नियम आया, जिसको हिंदी में कहते हैं सूर्यास्त का नियम। इसमें ये था कि अगर कोई जमींदार इस तारीख के सूर्य डूबने से पहले हमें टैक्स की अदायगी नहीं करता है तो उसकी जमींदारी बेच दी जाएगी, उसकी जमींदारी बेच दी जाएगी। तो इस डर से क्या हुआ, जो जमींदार लोग थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं एग्रीकल्चर में। उन्हें ये लगा कि इस साल अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे एग्रीकल्चर में और अगले साल अगर हमें टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी जमींदारी चली जाएगी और जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो डूब जाएगा। और सूर्यास्त नियम से क्या हुआ, जब बोली लगाई गई जमींदार की तो यहाँ पर एक एब्सेंट जमींदार निकल कर आया, एब्सेंट लैंडलॉर्ड क्या हुआ, निकल कर सामने आया। ऐसे लैंडलॉर्ड निकल कर सामने आए, जमींदार निकल कर आए जो शहरों के व्यक्ति थे, जो शहरों के व्यक्ति थे। और वो क्या करते थे, गांव की जमींदारी खरीदने के लिए ऊंची बोली लगा देते थे। वो शहर में रह रहे थे, उनको गांव के हालात पता नहीं थे, तो वो क्या करते थे, ऊंची बोली लगा देते थे। और जब उनका कलेक्शन नहीं होता था तो वो क्या करते थे, जबरदस्ती शोषण करके कलेक्शन करते थे। इन दोनों में अंतर ये था, अनुपस्थित जमींदार में और जमींदार में अंतर ये था कि जो जमींदार होता था वो गांव का ही व्यक्ति होता था, तो उसकी सहानुभूति गांव के लोगों से थी। लेकिन जो एब्सेंट जमींदार था, वो शहरों का जमींदार था, वो तो आता ही नहीं था, उसके जो लठैत आते थे वो यहाँ पर टैक्स कलेक्शन करते थे। तो वे किसानों में और इनके बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और इससे क्या हो गया, इससे खेती किसानी क्या थी, पूरी तरह से चौपट हो गई। फिर इसके बाद सरकार लेके आई रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लेकर आई। रैयतवाड़ी में ये था कि अब एग्रीमेंट किया गया किसान के साथ, रैयत का मतलब होता है किसान, फार्मर, इसके साथ एग्रीमेंट किया गया। अब इस एग्रीमेंट जब किसान के साथ किया गया तो इसके बाद फिर आया महालवाड़ी बंदोबस्त की, एक क्षेत्र को महाल मान लिया गया और वहां इसको लागू किया गया। ये तीनों व्यवस्थाएं अलग अलग थी और ये तीनों व्यवस्थाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में लागू थी। ये तीनों व्यवस्थाएं क्या थी, भारत में अलग अलग हिस्सों में लागू थी। अगर हम देखें स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त उस समय के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के, मतलब भारत में जितने क्षेत्र पर ब्रिटिश साम्राज्य है उतने के 19% पर लागू था। 19% पर क्या था, स्थायी बंदोबस्त लागू था। स्थायी बंदोबस्त उस समय जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उस ब्रिटिश साम्राज्य की, हम पूरा भारत की बात नहीं कर रहे क्योंकि इस समय तक पूरा भारत नहीं जीता था इन लोगों ने। तो इस समय जो भारत क्षेत्र उनके अधिकार में था उसके 19% क्षेत्र पर स्थायी बंदोबस्त क्या था, लागू था। परमानेंट सेटलमेंट क्या था, लागू था। परमानेंट सेटलमेंट को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। इसको इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसको लागू किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जिसको भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, इसको लागू किया। इसके साथ एक व्यक्ति और जुड़ा था जिसका नाम था सर जॉन शोर। सर जॉन शोर, ये भी जुड़ा था इसके साथ। तो ये 19% क्षेत्र पर क्या थी, लागू थी और 1793 में लागू हुई और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, इसको लागू किया। अब जो स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त
सामान्य तौर पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में था। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में था, बिहार में था, बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था और थोड़ा सा हिस्सा कर्नाटक का था और उत्तर प्रदेश का वाराणसी वाला क्षेत्र था। इस एरिया में क्या थी, ये व्यवस्था लागू थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की स्थायी बंदोबस्त। इससे क्या होगा, यहाँ के एग्जाम कैसे हुए, चौपट हुए। इसके बाद रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त आता है, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है, इसको शुरू किया था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। इसको शुरू किया था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इसको शुरू किया। अब ये जो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये व्यवस्था उस समय जो ब्रिटिश क्षेत्र था, उस ब्रिटिश क्षेत्र के 51% हिस्सों में लागू थी। कितने हिस्से में लागू थी, 51%। ब्रिटिश क्षेत्र के 51% क्षेत्र में ये क्या थी, लागू थी, जो सामान्य तौर पे तमिलनाडु, मद्रास और बंबई के कुछ हिस्सों में लागू थी। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया तमिलनाडु के 12 महल में, 12 महल में लागू किया गया और शेष जो हिस्सा बचता है उस हिस्से में लागू की गई थी क्या, ये व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था। लगभग 30% क्षेत्र में क्या हुई, महालवाड़ी व्यवस्था को क्या किया गया, लागू किया गया। इन तीनों व्यवस्थाओं ने क्या कर दिया, कृषि को चौपट कर दिया। कृषि क्या हो गई, पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब यहां पर जो व्यक्ति, जो बेरोजगार व्यक्ति निकले, वो क्या हुए, विद्रोह में शामिल हुए। विद्रोह में क्या हुए, शामिल हुए। तो ये कारण था, प्रशासनिक कारण और राजनीतिक कारण। तो इन राजनीतिक, ये पहला रीजन है हमारा 57 के विद्रोह का, ये राजनीतिक कारण था। इन कारण से क्या हुआ, विद्रोह हुआ। अब देखो दूसरा जो कारण आता है, वो दूसरा कारण आता है सामाजिक कारण, सोशल रीजन, सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों में अगर हम देखें तो दूसरा कारण आता है सामाजिक कारण। इस विद्रोह के 57 के विद्रोह का जो दूसरा रीजन है सामाजिक कारण या फिर सोशल रीजन जो है, इस रीजन में ये कहा गया कि अंग्रेजी शासन ने क्या किया, भारत के समाज में कुछ सुधार किए। जैसे 1829 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत करवा दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कर दिया है, सती प्रथा का अंत कर दिया 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या हो गया, सती प्रथा का अंत हो गया। 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को खत्म कर दिया। दास प्रथा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और 18 कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही क्या हुआ, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन हुआ। पुनर्जागरण आंदोलन जिसमें राजा राममोहन राय या अन्य बहुत सारे व्यक्ति थे, दयानंद सरस्वती थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, एनी बेसेंट थी, वेद समाज था, हेनरी विवेन डेलजीओ का भी समाज था। इन समाज ने क्या किया, समाज को अच्छा करने का प्रयास किया। जो समाज में दूषित विचार थे, इन विचारों को निकालने का प्रयास किया। अब क्या हुई, दूसरी बात एक और, यहां पर ये जब बात हुई तो जो सती प्रथा का अंत हुआ, तो जो पारंपरिक लोग थे, जो पीडेंटिक या पंडिताई लोग थे, इन्होंने ये कहा कि आप हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, धर्म पर प्रहार कर रहे हो और आपको धर्म पर प्रहार करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही दास प्रथा और ऐसे ही बहुपत्नी विवाह, इन पर क्या हुआ, प्रहार हुआ जोरदार। ये समाज की बुराइयां थी। लेकिन भारतीय समाज में जो पीडेंटिक लोग थे, जो परंपरावादी लोग थे या जो रूढ़िवादी लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा सती प्रथा तो क्या है, जमाने से चली आ रही है और ये सही है, और आप क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। परंपरावादी इसके विरोध में थे। दास प्रथा जब समाप्त हुई तो लोगों के नौकर चाकर क्या हो गए, खत्म हो गए। जब नौकर चाकर खत्म हो गए तो उन्होंने खुद का काम खुद करना पड़ा, तो वो लोग भी क्या हो गए, इन विद्रोह में क्या हुए, शामिल हुए। अपने हित के लिए शामिल हुए लेकिन शामिल हुए। दूसरी बात, जब मैंगल्स जो एक व्यक्ति है अंग्रेजी, मैंगल्स ने ब्रिटिश संसद में चीख कर ये कहा कि भारत का जो विशाल साम्राज्य है, वो साम्राज्य हमें ईसा मसीह ने इसलिए प्रदान किया है कि हम पूरे भारत के साम्राज्य, पूरे भारत के लोगों को क्या बना दें, ईसाई बना दें। पूरे भारत को हम क्या बना दें, ईसाई बना दें। वो चीख कर संसद में ये कह रहा था कि भारत का जो साम्राज्य है, वो साम्राज्य हमें इसलिए मिला है, ईसा मसीह ने इसलिए दिया है कि हम पूरे भारत को क्या बना दें, ईसाई बना दें या ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दें। अब क्या हुआ, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, 1813 के चार्टर एक्ट में एक प्रोविजन ये था कि ब्रिटेन की या जो यूरोप की जो ईसाई मिशनरियां हैं, वो ईसाई मिशनरियां भारत में क्या कर सकती हैं, धर्म का प्रचार कर सकती हैं।
अब ये जो ईसाई मिशनरी है, जब 1813 में इनको अनुमति मिल गई, तो जब ये भारत में धर्म प्रचार करने के लिए आई, तो उन्होंने साम दाम दंड भेद सब अपना कर किया, भारत में धर्म का परिवर्तन करना लोगों का शुरू कर दिया। और खास तौर पे ऐसे व्यक्ति जो समाज में पिछड़े थे, या जिनको हम कह सकते हैं जो एससी या एसटी थे, वो क्या हुए, तेजी से धर्म में परिवर्तित हो गए। इन्होंने लालच दिया, लालच ये दिया कि ऐसा व्यक्ति कोई अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसको संपत्ति में पूरा हिस्सा दिया जाएगा, साथ ही साथ उसको क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजी सिखाई जाएगी और नौकरी दी जाएगी। अब लालच में लोग क्या हो गए, धर्म परिवर्तन यहाँ पर करने लगे। जब धर्म परिवर्तन लोग यहाँ पर करने लगे, तो अन्य जो परंपरावादी लोग थे वो सरकार पर क्या करने लगे, वो सरकार को विरोध या गलत दृष्टि से देखने लगे। तो सामाजिक कारणों में ये हुआ कि इन सुधारों को क्या किया, परंपरावादियों ने क्या किया, इनका विरोध किया। और दूसरी बात, सामाजिक जो रीजन थे, यहाँ पर 1856 में एक कानून आया था जिसका नाम था धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, जिसका नाम था धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार करता है, तो अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार करता है तो उसको उसके पिता की संपत्ति में पूरा हिस्सा मिलेगा, साथ ही साथ कंपनी में उसको क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो फिर क्या होगा, उसका जीवन स्तर सुधरेगा। तो लोग तेजी से इस धर्म की ओर बढ़े। दूसरा सामाजिक कारण ये था कि जो भारतीय सैनिक थे, ये सैनिक जो भारत के बाहर युद्ध लड़ने जा रहे थे, उन युद्ध लड़ने के बदले में उनको क्या मिल रहा था, भत्ता देने की बात की गई थी कि अगर आप भारत के बाहर युद्ध लड़ने जाते हो हमारे लिए, हमारी तरफ से, हमारी सेना में, तो आपको क्या मिलेगा, भत्ता मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। लेकिन जब जो भारतीय सैनिक थे, भारत में एक कंसेप्ट चल रहा था कि अगर कोई भारतीय सैनिक समुद्र पार करता है तो उसका धर्म क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। और ये जो भारतीय सैनिक थे वो धन के लालच में क्या हो गए, समुद्र पार करके युद्ध लड़ने गए, और जब वो लौट कर आए तो उनको उनके समाज ने, उनके गांव ने क्या कर दिया, उनका बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार हुआ, साथ ही साथ इनको यहाँ पर भत्ता भी नहीं दिया गया, तो एक तो वो धन से चलेगा और धर्म से चलेगा और समाज से भी चले गए। तो ऐसे लोग क्या थे, जोर लगा रहे थे क्या करेंगे, अब सरकार का हमें विरोध यहाँ पर करना है। तो ये कुछ सामाजिक कारण थे। इन सामाजिक कारणों से क्या हुआ, इन सामाजिक कारणों से विद्रोह हुआ। तो पहला रीजन था राजनीतिक कारण, दूसरा था सामाजिक कारण, तीसरा रीजन यहाँ पर आता है आर्थिक, इकोनॉमिक रीजन। 57 के विद्रोह का जो तीसरा रीजन आता है वो हमारा होता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ये था, जो आर्थिक कारण था, आर्थिक कारण में ये था कि एक तो द्वैध शासन ने क्या कर दिया, बंगाल को तहस नहस कर दिया पूरा। एक समय बंगाल जो यूरोप के बड़े बड़े शहरों को मात दे रहा था, आज बंगाल क्या हो गया, उजड़ गया। आज बंगाल क्या हो गया, 1857 तक आते आते ऐसा प्रदेश बन गया जो क्या थी, कल तक तो बहुत संपन्न प्रदेश था और आज कैसा हो गया, एक गरीब प्रदेश बन गया। दूसरी बात, यहाँ पर जो भारतीय सैनिक थे उनकी सैनिकों का वेतन भी बहुत कम था, उनको अच्छा वेतन नहीं मिलता था। साथ ही साथ उन भारतीय सैनिकों को यहाँ पर ऐसे कार्य करने पड़ते थे कि अंग्रेजी सैनिकों की सेवा जैसे, और इनका प्रमोशन भी नहीं होता था, पदोन्नति के भी यहाँ पर अवसर नहीं थे। साथ ही साथ किसानों, जमींदारों के द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया गया, बाद में जमींदारों का उत्पीड़न किया गया। तो यहाँ पर क्या हुए, सब लोग एक हुए और इन आर्थिक रीजन ने क्या कर दिया, भारत में एक 1857 की क्रांति को क्या कर दिया, रूप या आकार दे दिया। अंग्रेजी सरकार की वो तीन पॉलिसियां लैंड रेवेन्यू की, जो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इन तीनों ने क्या कर दिया, लोगों को समाप्त कर दिया। पूरी कृषि समाप्त हो गई, पूरे व्यापार समाप्त हो गए, उद्योग धंधे सब समाप्त हो गए, कुछ नहीं बचा। तो इन आर्थिक रीजन से क्या हुआ, इन कारणों से क्या हुआ, लोगों के पास कुछ था ही नहीं। भारत का जो मुगल सम्राट था, एक समय तक पूरे वैभव के साथ जीवन जीता था। आज मुगल सम्राट कहां पर रह रहा था, आज मुगल सम्राट को इन्होंने क्या कर दिया, लाल किले से निकाल के कुतुब मीनार में रख दिया, जो भारत की राजनीति का क्या था, केंद्र बिंदु था। इसको देखकर जनता ने क्या किया, जनता ने, ये तो हमारा खुद का अपमान है। तो इन आर्थिक कारणों से ये विद्रोह की रूपरेखा तैयार हुई। इसके बाद एक रीजन आता है सैनिक रीजन, सैनिक कारण। तो ये वही सैनिक रीजन है जो हमने चर्चा भी किया, वेतन कम देना, पदोन्नति ना देना, भत्ता ना देना, उचित उनके लिए व्यवहार ना करना, जो अच्छे सैनिक थे उनके साथ भी गुलामों की तरह कार्य कराना। तो इन सैनिकों के मन में भी कहीं ना कहीं ये भाव था कि कल तक तो जो हमारे राजा महाराजा थे हमें युद्ध में भेजते थे, वहां पर पराक्रम दिखाते थे, उसके बदले में इनाम मिलता था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। उल्टा हमें क्या रखा गया है, सेवा करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। दूसरी बात,
इसका जो तात्कालिक कारण था 57 के विद्रोह का, ये तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। जो तात्कालिक कारण था वो तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। इस समय क्या था, इस समय जो अंग्रेजी सरकार थी वो ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग करती थी। एक बंदूक है जिसका नाम है ब्राउन बेस, इस बंदूक का प्रयोग करती थी, ब्राउन बेस। लेकिन इस ब्राउन बेस बंदूक की जगह एक नई बंदूक आई जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। इस राइफल में क्या होता है, कारतूस में लगाया जाता था, पहले वो मुंह से छीलना पड़ता था, फिर इसमें लगाया जाता था। जब ये कारतूस छीलना पड़ता तो एक अफवाह ऐसी फैल गई कि इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग किया जाता है, इस कारतूस में क्या है? गाय की और सुअर की क्या है? चर्बी है। गाय क्या है? हिंदुओं का पवित्र पशु है, और सुअर क्या है? मुसलमानों का एक ऐसा पशु है जिनको वो देखना ही पसंद नहीं करते, कह सकते अपवित्र है। और जब लोगों ने ये देखा कि गाय और सुअर की चर्बी हमें दी जा रही है, इससे हमारा क्या हो रहा है? धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो इन दोनों में क्या आई? एकता आई। किसमें? हिंदू और मुसलमानों में एकता आई, और दोनों ने मिलकर क्या किया? विद्रोह किया। सबसे पहली घटना यहाँ पर 29 मार्च 1857 को होती है बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में घटना होती है। मंगल पांडे जिसका नाम था एक सिपाही का, 29 अप्रैल 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे क्या करते हैं? अपने जो अधिकारी थे उनमें गोली मार देते हैं। जन अधिकारी का नाम था जनरल ह्यूसन, लेफ्टिनेंट थे। मंगल पांडे क्या करते हैं? इनको गोली मार देते हैं, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट ह्यूसन। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया किस रेजिमेंट के थे, तो 34 रेजिमेंट के क्या थे? ये सैनिक थे मंगल पांडे। तो इन्होंने क्या कर दिया? सैनिक ह्यूसन की, लेफ्टिनेंट की गोली मारकर कहीं लिखा हत्या कर दी, कहीं लिखा है घायल कर दिया। बाद में मंगल पांडे को पकड़कर क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। यहीं से शुरुआत होती है 57 के विद्रोह की, और यहां से फिर शुरुआत होती है, फिर ये बात आगे बढ़ती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? 10 मई 1857 को मेरठ में एक छावनी में, मेरठ की एक छावनी में सैनिक विद्रोह कर देते हैं, और वहां से विद्रोह करते हैं। और विद्रोह करने के बाद सीधे दिल्ली निकलते हैं, और जब वो दिल्ली निकलते हैं तो सुबह सुबह कहा जाता है कि सूर्य की किरणों के साथ ही वो दिल्ली में प्रवेश करते हैं, और जो जनता देखती है, जनता क्या हो जाती है? उनके साथ हो जाती है, और ये जाके बहादुर शाह जफर से मिलते हैं। बहादुर शाह जफर किंग कर्तव्य विमूढ़ में फंसा हुआ था। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब ये था क्या करें क्या ना करें की स्थिति थी बहादुर शाह जफर के पास। क्या करें क्या ना करें की स्थिति बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था, जो इस समय क्या था? मुगल सम्राट था, उसके पास ये स्थिति, वो क्या करे क्या ना करे, कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। इस स्थिति में फंसा था। उसे ये लग रहा था कि अगर मैं सैनिकों का साथ दे देता हूं, और कल के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी सरकार विद्रोह का दमन कर देती है, तो मुझे जो सुविधाएं आज दी गई वो सुविधाएं क्या होंगी? खत्म हो जाएंगी। और अगर मैं सैनिकों का साथ नहीं देता हूं और ये लोग जीत गए और सरकार यहां से चली गई, तो फिर राजा किसी और को बना देगी। अनमने मन से क्या होता है? बहादुर शाह जफर द्वितीय क्या करता है? साथ देता है, और बहादुर शाह जफर जो द्वितीय है वो अपने सेनापति बख्त खां के माध्यम से क्या करता है? विद्रोह को समर्थन करता है, और विद्रोही जो थे, जो सैनिक थे, वो अपना राजा किसको स्वीकार करते हैं? बहादुर शाह जफर को अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं। अब देखो क्या होगा। इस समय भारत में क्या हो रहा था? भारत में कई सारे तत्व निकलकर सामने आ रहे थे। भारत आधुनिकता की ओर जा रहा था, लेकिन क्या हुआ? 57 के विद्रोह में घड़ी की सुइयों को विपरीत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया गया। अर्थात भारत में जब लोकतंत्र के विचार, या फिर हम कहें कि जो 1789 में क्रांति हुई थी फ्रांस की, वहां से जो बंधुत्व के जो विचार निकले थे, वो विचार भारत में भी आ रहे थे। लेकिन 57 के विद्रोह ने क्या कर दिया? उन घड़ी की सुइयों को विपरीत दिशा में मोड़ना शुरू कर दिया, इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज। ये कहा जाता है कि फिर से हम राजे रजवाड़े के दौर में जा रहे थे। फिर से हम कहा जा रहे थे? राजे रजवाड़े के दौर में जाने का प्रयास कर रहे थे। तो यहां पर जो बहादुर शाह जफर था, उसने क्या किया? लोगों को सपोर्ट, अपने इन लोगों को सपोर्ट किया। शीघ्र ही, धीरे ही क्या हुआ? जल्द ही क्या हुआ? ये विद्रोह कैसे फैल गया? लखनऊ फैलेगा। लखनऊ के बाद क्या हुआ? ग्वालियर चला गया। ग्वालियर से झांसी, झांसी से कई सारे क्षेत्रों में ये फैला, और ये पूरब के क्षेत्र में, यहां कहीं पूर्वी क्षेत्र के असम तक फैला। असम में एक व्यक्ति थे मणिराम दत्त, को क्या करते हैं? विद्रोह को समर्थन देते हैं। तो यहां तक फैला ये विद्रोह, और पश्चिम में पंजाब के एक क्षेत्र तक फैला, जहां हालांकि वहां व्यापक नहीं था, क्षेत्र तक फैला, लेकिन दक्षिण में ये विद्रोह नहीं फैला। दक्षिण भारत में ये विद्रोह नहीं फैला।
तो 1857 का विद्रोह क्या हुआ, मंगल पांडे के द्वारा 29 अप्रैल को शुरू किया गया। बाद में 10 मई में क्या हुआ, सैनिकों ने विद्रोह किया और दिल्ली को प्रस्थान किया। फिर इसके बाद पूरे भारत में क्या हुआ, फैलना शुरू हो गया, ये विद्रोह फैलना शुरू हो गया। कहा जाता है कि इस विद्रोह की जो रचना रखी थी वो रचना बिठूर में बैठे हुए नाना साहब ने रची थी, या कानपुर के जो नाना साहब थे उनके द्वारा इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी और कई वर्षों से इस पर काम चल रहा था, ये कहा जाता था। कमल और चपाती, कमल और चपाती यहां पर इसके क्या थे, चिन्ह थे, प्रतीक चिन्ह थे, जो एक चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार को देता था और कहता था कि अब विद्रोह क्या है, शीघ्र होने वाला है। वो अगले गांव पहुंचाता था, और धीरे धीरे क्या होता है, विद्रोह की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। और यह भी कहा गया कि विद्रोह की एक तारीख निश्चित की गई, जो तारीख थी 31 मई, जो तारीख थी 31 मई 1857, कि भाई हमें इस दिन पूरा विद्रोह करना है हर जगह। लेकिन विद्रोह शुरू कब हो गया, 29 अप्रैल को ही विद्रोह शुरू हो गया, एक महीने पहले ही क्या हो गया, विद्रोह शुरू हो गया। और पूरी तेजी से क्या हुआ, विद्रोह का प्रसार पूरे भारत में हो गया। अब विद्रोह का प्रसार पूरे भारत में होता है, जो कानपुर के जो नाना साहब थे वो क्या करते हैं, रूपरेखा इसकी कहा जाता है कि उन्होंने तैयार की। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के क्या थे, दत्तक पुत्र थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और डलहौजी की नीति ही थी कि दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी, ऐसे ही झांसी की रानी के साथ कि दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो इन लोगों ने भी क्या किया, विद्रोह को सपोर्ट किया। शीघ्र ही विद्रोह क्या हुआ, पूरे भारत में फैला। पूरे भारत का मतलब है उत्तर भारत में क्या हुआ, विद्रोह फैला। दक्षिण भारत के लोग यहाँ पर शामिल नहीं थे, जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, जो पढ़े लिखे लोग थे वो ही विद्रोह में शामिल नहीं थे। तो उत्तर भारत में जहां जहां विद्रोह फैला वो चीज हमें देखनी है कि कौन कौन से क्षेत्र थे और किस किस ने इसका नेतृत्व किया। तो कानपुर में नाना साहब ने, कानपुर में किसने, नाना साहब ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और नाना साहब की मदद की तात्या टोपे ने। कानपुर में विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया नाना साहब ने, नाना साहब ने, और नाना साहब की मदद यहां पर की तात्या टोपे ने, तात्या टोपे। कानपुर में नाना साहब विद्रोह को समर्थन दे रहे थे या नेतृत्व कर रहे थे, और इनकी मदद करने के लिए पहुंचे कौन, तात्या टोपे। नाना साहब क्या है, लगातार हारते चले गए और हारने के बाद ये नेपाल चले गए, नेपाल चले गए और जहां इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो 82 वर्ष का था वो नेतृत्व कर रहा था, वो नेतृत्व कर रहा था अपने सैनिक, सॉरी अपने सेनापति जो वक्त खां था उसके साथ। जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था ये दिल्ली में कर रहा था और ये 82 वर्ष का था, और इसने अपने सेनापति वक्त खां के माध्यम से क्या किया, विद्रोह किया। अंत में क्या होगा, इस युद्ध में हार जाता है। हुमायूं का जो मकबरा है वहां पर क्या होता है, ये हार जाता है, और WSR हडसन जो लेफ्टिनेंट हडसन होता है वो इसको हरा देता है। और हराने के बाद क्या करता है, नाना साहब को निर्वासित कर देता है, कहां पर, रंगून, जहां नाना साहब, सॉरी इनको निर्वासित कर देता है बहादुर शाह जफर को रंगून, जहां बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नाना साहब को तो नेपाल भेज दिया गया था, नेपाल ही चले गए थे, भेजा नहीं था, नेपाल चले गए थे, वहीं उनकी गुमनामी में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और दिल्ली का जो शासक था, मुगल शासक, ये वक्त खां के माध्यम से क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। ये हुमायूं के मकबरे में हडसन द्वारा हराया जाता है और इसको निर्वासित कर दिया जाता है रंगून, और वहीं इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और रंगून में ही क्या होता है, हडसन, सॉरी ये बहादुर शाह जफर क्या होता है, वहीं मर जाता है और वहीं दफना दिया जाता है। इसके बाद लखनऊ, लखनऊ में बेगम हजरत महल, लखनऊ में बेगम हजरत महल क्या कर रही थी, विद्रोह को समर्थन दे रही थी या विद्रोह कर रही थी। बेगम हजरत महल, इनके पुत्र थे, जो पुत्र अल्पायु के थे, जिनका नाम था बिरदिश कादिर, बिरदिश कादिर। ये क्या कर रहे थे, ये इनको नवाब बना दिया इन्होंने, और बेगम क्या कर रही थी, यहाँ पर लखनऊ में क्या कर रही थी, विद्रोह कर रही थी। शीघ्र ही मौलवी अहमदुल्लाह जो शाहजहांपुर से थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, इस विद्रोह में भाग ले लिया इनकी तरफ से। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई क्या कर रही थी, विद्रोह कर रही थी और लगातार युद्ध लड़ती जा रही थी। साथ ही साथ क्या हुआ, हीरोज जो एक सेनापति था अंग्रेजी शासक का, जिसका नाम था हीरोज क्या करता है, झांसी की रानी को हरा देता है। हीरोज क्या करता है, झांसी की रानी को हरा देता है और उनकी क्या हो जाती है, कालपी के निकट मृत्यु उनकी हो जाती है। झांसी की रानी का साथ देता है तात्या टोपे, तात्या टोपे साथ देते हैं झांसी की रानी का। आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के इसमें यह हुआ कि तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, इनके एक मित्र थे मानसिंह,
मानसिंह, जो मारवाड़ के जमींदार थे, मारवाड़ के जमींदार थे, इन्होंने मुखबिरी कर दी और इनको पकड़वा दिया। किसको? तात्या टोपे को। तात्या टोपे को पकड़वा दिया तो अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया, तात्या टोपे को शिवपुरी में एक पेड़ पर, खुले पेड़ पर क्या कर दी, फांसी दे दी 1858 में, जो कि अंतिम घटना थी किसकी? विद्रोह की। इनको क्या कर दी, फांसी दे दी। इनको खुले तौर पर फांसी दी गई कि अब कोई व्यक्ति क्या ना कर पाए, अब कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ विद्रोह ना कर पाए, इसलिए इनको क्या कर दी, यहां पर फांसी खुले तौर पर दी गई। इसके बाद जगदीशपुर, बिहार, आरा, कुंवर सिंह, जिनको बिहार का शेर कहा जाता है, उन्होंने जगदीशपुर में क्या किया, विद्रोह किया। जगदीशपुर कहां पर है? बिहार में। जगदीशपुर बिहार में है, इसको हम आरा भी कहते हैं। आरा में कौन थे? कुंवर सिंह, इनको बिहार का शेर कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, विद्रोह यहां पर किया। कुंवर सिंह ने क्या किया, जगदीशपुर बिहार में क्या किया, विद्रोह किया और यहीं पर क्या किया, विद्रोह का झंडा फहराया। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है, बिहार का शेर भी इनको कहा जाता है। इसके बाद फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। सरकार इनकी गतिविधियों से इतनी आशंकित थी कि सरकार ने इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। सरकार ने इनके ऊपर उस समय में क्या रखा, 50,000 रुपए का इनाम रखा था, जो फैजाबाद से थे। मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हो गए, पूरी तरह से क्या थे, तने खड़े हुए थे और इन पर सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने इन पर क्या किया, सरकार ने इन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा कि जो इनको पकड़वाएगा उनको हम क्या करेंगे, 50,000 रुपए देंगे। रोहिलखंड में, रोहिलखंड में खान बहादुर खान, रोहिलखंड में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया। खान बहादुर खान ने। असम में, असम में मनीराम दत्त, मनीराम दत्त ने विद्रोह किया। असम में किसने किया, मनीराम दत्त ने विद्रोह किया। और इसके साथ कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान में भी क्या हुआ, विद्रोह हुआ। और उड़ीसा के संबलपुर में, उड़ीसा के संबलपुर में राजकुमार जो थे, जो प्रिंस थे, वो थे सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। उड़ीसा के संबलपुर में, उड़ीसा के संबलपुर में दो राजकुमार यहां पर थे, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। उज्जवल शाही, इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। तो ये विद्रोह का प्रसार है, कैसे कहां विद्रोह पहुंचा। तो विद्रोह शुरू होता है कहां से, बैरकपुर से, फिर मेरठ पहुंचता है। मेरठ में सैनिक कहां पहुंचते हैं, दिल्ली। दिल्ली में बहादुर शाह विद्रोह करता है। बहादुर शाह के बाद क्या करता है, नाना साहब तात्या टोपे के साथ विद्रोह करते हैं। फिर लखनऊ, लखनऊ के बाद झांसी, जगदीशपुर, बिहार, आरा, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, फिर बुंदेलखंड, असम, उड़ीसा, सब क्षेत्रों में क्या होता है, विद्रोह होता है। और इन क्षेत्रों में विद्रोह होता है, ये सारे क्षेत्र उत्तर भारत में ही हैं। तो सारा का सारा विद्रोह का केंद्र बिंदु क्या था, उत्तर भारत यहाँ पर था। लेकिन शीघ्र ही विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। शीघ्र ही विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, विद्रोह को दबा दिया। अब यहाँ पर इतना बड़ा विद्रोह और इतने बड़े बड़े नेता, और इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। जिसके कारण क्या थे, विद्रोह कहा जाता है विद्रोह असफल हो गया। तो विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, इतना बड़ा विद्रोह हुआ, इसमें एक से एक बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े योद्धा थे, और फिर भी ये विद्रोह क्या हुआ, असफल हो गया। तो असफलता के रीजन जो थे वो बहुत सारे थे। असफलता का जो अगर हम देखें, इस विद्रोह की असफलता का पहला रीजन देखें तो राजनीतिक रीजन। राजनीतिक रीजन ये था कि बहादुर शाह जफर जो विद्रोह कर रहा था ना, ये खुद कैसा था, किंग कर्तव्य विमूढ़ में था। उसको पता ही नहीं था विद्रोह में शामिल होना है कि नहीं होना है, इसको पास पता ही नहीं था। दूसरी बात, यहाँ पर जो भारतीय जो सेनापति थे या नेता थे, इनके बाद कोई नया नेता था नहीं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है तो रानी लक्ष्मीबाई प्रथम पंक्ति की नेता थी, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इनका स्थान ले सके। जबकि अंग्रेजों के पास ऐसे व्यक्ति थे कि अगर उनका एक सेनापति घायल होता है तो दूसरा सेनापति उसका स्थान तुरंत लेता था। जबकि भारत में ऐसा हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई तो झांसी का विद्रोह क्या हो गया, खत्म हो गया। झांसी का विद्रोह खत्म हो गया। नाना साहब अगर नेपाल चले गए तो विद्रोह क्या हो गया, कानपुर का खत्म हो गया। बहादुर शाह जफर को अगर रंगून भेज दिया गया तो दिल्ली का विद्रोह क्या हो गया, खत्म हो गया। जबकि अंग्रेजों के पास एक से एक बड़े योद्धा थे, और एक से एक बड़े क्या थे, उनके पास सेनापति थे। तो ये राजनीतिक जो लोग थे, या जो लोग थे राजनीतिक द्वितीय पंक्ति जिसको हम कहते हैं, वो द्वितीय पंक्ति अनुपस्थित थी भारत में। कि जो मुख्य नेता अगर हार जाता है या मारा जाता है या पकड़ा जाता है तो उनके पास कोई नेता नहीं था उस सेना को नेतृत्व करने के लिए। और सेना कैसी हो गई, तितर-बितर हो गई, और जनता कैसी हो गई, तितर-बितर हो गई। इसके बाद
जो विद्रोह था ये विद्रोह सुनियोजित नहीं था, प्लान्ड तरीके से नहीं था। असफलता का जो दूसरा रीजन है, ये विद्रोह प्लान्ड नहीं था, ये विद्रोह प्लान्ड नहीं था। अगर प्लान्ड होता तो पूरे भारत में एक साथ विद्रोह होता, और जब पूरे भारत में एक साथ विद्रोह होता तो अंग्रेज इतने सक्षम नहीं थे कि इस विद्रोह को दबा पाते। ऐसा हुआ कि पहले दिल्ली में विद्रोह हुआ तो उन्होंने दिल्ली के विद्रोह को दबा दिया, दिल्ली के विद्रोह को दबा दिया तो फिर कानपुर में हुआ तो कानपुर चली गई वही सेना, कानपुर के विद्रोह को दबा दिया। फिर इसके बाद झांसी आ गई, झांसी के विद्रोह को दबाया, लखनऊ आई, लखनऊ के विद्रोह को दबाया, एक एक करके विद्रोह को दबाते ये चले गए। इनके पास सेना इतनी थी नहीं, और फिर भी ये क्या हो गए, सफल हो गए। अगर प्लान्ड तरीके से होता, प्लान्ड तरीके का मतलब था कि ये जो नेता थे भारत के, इन नेताओं के बीच में अगर कम्युनिकेशन होता तो कम्युनिकेशन के साथ ये क्या करते, विद्रोह एक दिन करते पूरे भारत में। तो जब एक दिन करते तो अंग्रेजों के पास इतनी सेना नहीं थी कि वो पूरी तरह से क्या कर सके, भारत में पहुंच सके और भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर क्या कर सके, विद्रोह कर सके। यहां तो उनके पास साधन भी नहीं थे इस समय साधन भी नहीं थे। जो वित्तीय पूंजीवाद भारत में आता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो भारत में आता है वो 1853 से ही आता है। और क्या होता है, यहाँ पर रेल चलाई जाती है। तो 1853 में ही क्या होता है, भारत में रेल चलाई गई पहली। तो इनके पास रेल भी इतनी सक्षम नहीं थी कि ये पहुंचा देते सैनिक। तो अगर ये विद्रोह पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से होता और कुशल कम्युनिकेशन के साथ होता, स्किल्ड कम्युनिकेशन के साथ होता, तो शायद ही क्या होता, ये विद्रोह क्या होता, सफल हो जाता। दूसरी बात, यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग थे वो पढ़े लिखे लोग क्या हुए, विद्रोह से दूर रहे। जो पढ़े लिखे लोग थे वो क्या हुए, विद्रोह से दूर रहे, और इन लोगों ने क्या किया, विद्रोह में शामिल हुए ही नहीं। अन्य बात, जो भारतीय सेना विद्रोह कर रही थी वो सेना प्रशिक्षित नहीं थी, ये सेना भूल चुकी थी युद्ध लड़ना, ये सेना क्या हो गई थी, युद्ध लड़ना भूल चुकी थी, और इनका नियमित अभ्यास भी नहीं होता था। और अन्य बात यह कि इनके पास हथियार भी नहीं थे, इनके पास हथियार भी नहीं थे जैसे अंग्रेजों के पास हथियार थे। कैपिटल के पूंजी भी नहीं थी, इनके पास धन भी नहीं था, जिस कारण क्या हो गया, इन कारणों से क्या होगा, ये विद्रोह असफल हो गया। अब जब विद्रोह असफल होता है तो इसकी गूंज लंदन में सुनाई देती है, और लंदन में क्या होता है, सरकार क्या करती है, 1858 में भारत सरकार अधिनियम लेकर आती है कि भाई भारत सरकार अधिनियम इसलिए लेकर आती है कि भारत में क्या हुआ था, वित्तीय पूंजीवाद के माध्यम से इंग्लैंड के लोगों का पैसा इन्वेस्ट हो चुका था। इन्वेस्ट हुआ पैसा कहां पर, रेल पर, डाक पर, तार पर, इन पर पैसा क्या हुआ, इन्वेस्ट हुआ। और अगर भारत में कोई विद्रोह होता है तो उनको भारत छोड़ना पड़ेगा और ब्रिटेन के निवासियों का पैसा क्या होगा, डूब जाएगा, और वो पैसा कौन देगा। तो इन्होंने कहा कि अब भारत में हमें ऐसा करना है कि विद्रोह ना हो दोबारा। तो ब्रिटेन क्या करता है, इस समय वहां की 57 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन, और भारत में लॉर्ड कैनिंग क्या था, भारत का गवर्नर। लॉर्ड कैनिंग क्या था, भारत का गवर्नर 57 के विद्रोह के समय। पामर्स्टन क्या थे, वहां के प्रधानमंत्री। पामर्स्टन क्या थे, वहां के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, और लॉर्ड कैनिंग क्या था, भारत का गवर्नर था। 1858 में क्या होता है, 1858 में भारत सरकार अधिनियम आता है। इस अधिनियम को क्या होता है, इस अधिनियम की जो उद्घोषणा होती है वो उद्घोषणा 1 नवंबर 1958 को, 1 नवंबर 1858 को पढ़ी जाती है। कहां पर, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में इसको पढ़ा जाता है, और लॉर्ड कैनिंग इसको क्या होता है, पढ़ता है। लॉर्ड कैनिंग इसको पढ़ता है। इस उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब अंग्रेजी सरकार किसी अन्य क्षेत्र को ग्रहण नहीं करेगी। जितना क्षेत्र अंग्रेजी सरकार के पास है, कंपनी के पास है, कंपनी और कोई नया क्षेत्र पर अधिकार नहीं करेगी। अब किसी के साथ भारत में युद्ध वो नहीं लड़ेगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो भारतीय राजा जिनका कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, वो दत्तक पुत्र गोद ले सकते हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, दत्तक पुत्र गोद ले सकते हैं, जिनके लिए कौन लड़ रहे थे, नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई। अगर इनको अनुमति दे दी जाती उसी समय कि आप दत्तक पुत्र गोद ले लो, तो ये शायद विद्रोह से क्या हो जाते, बाहर हो जाते। तो यहाँ पर दत्तक पुत्र की अनुमति दे दी गई, और ये भी कहा गया कि अब जो ब्रिटेन है वो ब्रिटेन भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो क्या नहीं करेगा, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर सरकार ने क्या किया, सरकार ने 2 कमीशन की नियुक्ति की। एक कमीशन का नाम था पील कमीशन, और एक कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन। एक का नाम था पील कमीशन और एक कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन। इन दोनों कमीशन का काम ये था, सैनिकों को क्या करना, सेना का पुनर्गठन करना, जिसमें ये अनुमान लगाया गया कि इन सेना को ऐसे आधार पर लगाया जाए कि भारतीय सेना के समकक्ष क्या हो, ब्रिटेन के सैनिक हों। अर्थात एक अगर ब्रिटेन का सैनिक है तो 2 भारतीय सैनिक वहां पर होंगे, या फिर 3 भारतीय सैनिक होंगे। और भारतीय सैनिकों के पास हथियार कैसे अच्छे नहीं होंगे, अच्छे हथियार किसके पास होंगे, अंग्रेजी सैनिकों के पास।
और भारतीय सैनिक अगर विद्रोह करते हैं तो ये सैनिक क्या करेंगे, अगले सैनिक उनको दबा लेंगे, उन पर भारी पड़ जाएंगे। तो इसके साथ क्या हुआ, यहाँ पर किया गया। इसके साथ क्या हुआ, 1861 में लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय था या गवर्नर था इस समय, वो क्या था, उसने 1861 में भारत में विभिन्न कानून या विभिन्न एक्ट पारित किए, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 का, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 का, और साथ ही साथ क्या हुआ 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट, जो वर्तमान में भारत की पुलिस व्यवस्था है, वो भी क्या हुआ, इसी समय पारित हुआ। अब देखो क्या होता है, इस समय जो भारत का गवर्नर था वो था लॉर्ड कैनिंग। इस गवर्नर का नाम बदलकर रख दिया गया वायसराय। ये कहा गया कि अब भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाएगा, वायसराय कहा जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग क्या बना, भारत का प्रथम वायसराय बना, जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, वो क्या बन गया, भारत का वायसराय बन गया। और भारत के गवर्नर जनरल को नाम क्या दे दिया, वायसराय दे दिया गया। इस तरह से क्या होता है, इस विद्रोह के बाद सरकार क्या करती है, अपना अधिकार जमाने के लिए, भारत में कुछ सुधार करने के लिए क्या करती है, काम वो करती है कि भाई हम क्या करेंगे, अब कोई भी विवाद का क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेंगे। इसके बाद क्या होता है, जो भारतीय इतिहासकार होते हैं वो कुछ किताबें लिखते हैं, कुछ स्टेटमेंट देते हैं, वो बताते हैं 57 के विद्रोह के बारे में कि कैसा था। इनमें से एक व्यक्ति थे बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने इस 1857 के विद्रोह को क्या कहा, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। बीडी सावरकर ने कहा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, या भारत की स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, इसको कहा। जो कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले सरकार ने कहा कि ये पहला विद्रोह नहीं था, इसके पहले पाई का विद्रोह जो हुआ था 1817 में, वो क्या है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वो हो सकता है, वो हो सकता है, पहला हो सकता है, 57 का विद्रोह नहीं हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पे 57 का विद्रोह क्या था, ऐसा विद्रोह ये था। तो बीडी सावरकर ने जो एक किताब लिखी उसमें ये कहा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखी, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने अभिनव भारत संघ की क्या की, स्थापना की थी। इन्हीं के भाई का क्या नाम था, गणेश वासुदेव सावरकर, जो नासिक षड्यंत्र केस में क्या हुए थे, पकड़े गए थे। और जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम गिराया गया तो इनको भी क्या था, भारत में वापस लेकर आए। तो बीडी सावरकर ने ये लिखी, इन्होंने कहा कि क्या है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, भारत की आजादी का क्या है, प्रथम युद्ध ये है। दूसरी किताब थी द ग्रेट रिवेलियन, द ग्रेट रिवेलियन, ये लिखी थी अशोक मेहता ने, अशोक मेहता ने ये किताब लिखी, 57 के विद्रोह पर लिखी गई ये किताब है। इसके बाद एक किताब थी 1857 जो लिखी एस एस सेन ने, एस एस सेन ने लिखी। वही 57 में क्या हुआ, बाकी जो भी घटनाओं की जानकारी इन्होंने इसमें दी। एक और किताब है जो लिखी आरसी मजूमदार ने, जो है स्कॉपी म्यूटिनी, SCOPY, स्कॉपी म्यूटिनी, MUTUNY, स्कॉपी म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ and the revolt of 1857, ये लिखी आरसी मजूमदार ने, आरसी मजूमदार ने, ये किताब किसने लिखी, आरसी मजूमदार ने लिखी। तो इनके आधार पर यह कहा गया कि विद्रोह क्या था, एक सुनियोजित विद्रोह, या फिर कह सकते हैं कि भारत की आजादी का ये विद्रोह था। तो इन चार किताबों ने इस विद्रोह को क्या किया, चर्चित, या फिर इस विद्रोह की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। तो ये था 1857 का रिवॉल्ट। 57 के रिवॉल्ट के बाद सरकार क्या होगी, सरकार थोड़े ठीक ठाक काम करने लगी। सरकार ने क्या किया, 1861 का भारत परिषद अधिनियम लेकर आई। इसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया, जिसमें क्या हुआ, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, जो उदारवादी दल था, उन दल ने क्या किया, कुछ काम करने का प्रयास किया। और 1892 के भारत परिषद अधिनियम में सरकार ने क्या किया, भारतीय लोगों को बजट पर बात करने का अधिकार दे दिया, बातचीत करने का अधिकार उनको दे दिया। अब सरकार क्या कर रही थी, 57 के विद्रोह के बाद सरकार ने एक नियम अपनाया। उस नियम को क्या किया, सरकार ने जो सेना थी ना, इस सेना को बांट दिया। जैसे गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट है ना, राजपूत रेजिमेंट, ऐसे बांट दिया, इनको अलग अलग कर दिया। सरकार ने सोचा कि ये लोग साथ रहेंगे तो कैसे होंगे, फिर से विद्रोह होगा। तो सरकार ने इन रेजिमेंट के आधार पर, इनको धर्म के आधार पर क्या कर दिया, बंटवारा यहाँ पर कर दिया। तो 1857 का जो परिणाम था, परिणाम इस तरह से निकला कि भारत में 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया,
गवर्नर जनरल को नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। और अब कह दिया गया कि अब हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे क्या होगा, जिससे भारतीय लोगों को समस्या हो। और यहाँ पर जो शासन था वो महारानी के अधीन ले जाने की बात की गई और कहा गया कि अब क्राउन क्या करेगी, भारत के शासन को देखेंगे। ये बात यहाँ पर की गई। तो 1857 के विद्रोह में ये घटनाएं हुई। कारण क्या थी, राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे और तात्कालिक कारण थे। इनसे विद्रोह हुआ, इसका प्रसार हुआ, या इसका विद्रोह शुरुआत हुई कहाँ से, बैरकपुर से, फिर पूरे भारत में प्रसार हुआ। और प्रसार के बाद क्या हुआ, विद्रोह असफल हो गया। असफल होने के भी अलग कारण है। और फिर ये उसके बारे में कहा गया कि क्या क्या ये विद्रोह हो सकता है। ये 57 के विद्रोह की क्या थी, रूपरेखा थी। और ये भी कहा जाता है कि यह विद्रोह कैसा, स्वरूप कैसा था इसका। तो कई लोग कहते हैं इसका स्वरूप सैनिक था और कई लोग कहते हैं इसका स्वरूप कैसा था, राष्ट्रीय था। जैसे जॉन सीले है, जॉन सीले कहता है यह एक सैनिक भर विद्रोह था। यह एक ऐसा विद्रोह था जो किससे संबंधित था, सैनिक से संबंधित था। यानी इसमें जो भी लोगों ने भाग लिया वो कौन से लोग थे, सैनिक थे। वो कैसे थे, सैनिक थे या फिर आर्मी थे। यानी ये रिवोल्ट कैसा था, आर्मी रिवोल्ट था, ये इनका कहना था। कुछ लोग ये क्या कह रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि ना तो ये सैनिक विद्रोह है और ना ही ये जनता का विद्रोह है। ना ही ये कैसा है, सैनिक है, और ना ही कैसा है, जनता का विद्रोह है। ये तो अचानक हो गया जिसमें लोगों ने क्या कर लिया, पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। ये तो इसके स्वरूप पर भी क्या होती है, काफी चर्चा होती है।